दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ख्याल आता रहता है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और जीवन जिया जा रहा है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक अक्सर अंतरिक्ष में अपने मिशन भेजते रहते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि हमारे सौर मंडल में एक मून ऐसा है जिस पर जीवन जिया जा रहा है, तो क्या आपको हमारी इस बात पर यकीन होगा? तो दोस्तों, हम जिस मून की बात कर रहे हैं वो हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का मून है, जिसे हम यूरोपा के नाम से जानते हैं। यह ग्रह इतना ज्यादा हैबिटेबल है कि इसे मार्स, मून और टाइटन से भी ज्यादा बेटर बताया जा रहा है। और बृहस्पति के इस मून के बारे में जानने के लिए नासा ने एक रिसर्च मिशन ऑपरेट भी किया है जिसका नाम क्लिपर है। दोस्तों, नासा अपने इस मिशन पर पूरे $5 बिलियन खर्च करने वाला है। इस चंद्रमा की पहली तस्वीर हमें 1979 में मिली थी, जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इस मून के बिल्कुल पास से गुजरे थे और उन्होंने इसकी एक तस्वीर कैप्चर करके हमारी पृथ्वी पर भेजी थी। लेकिन दोस्तों, इस पिक्चर की खास बात यह थी कि इस पिक्चर में ये हमारे चांद की तरह बिल्कुल नहीं था जैसे कि अक्सर चांद होते हैं। आपने कई सारे चांद वगैरह की पिक्चर देखी होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर चांद के ऊपर गड्ढे बने होते हैं और इसका कारण है कि ज्यादातर मेट्रोइड इस पर आकर टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पर गड्ढे बन जाते हैं। लेकिन यूरोपा की जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं उनमें ऐसे गड्ढे मौजूद नहीं है, न ही इस पर किसी भी तरह का कोई क्रेटर मौजूद है, बल्कि यहाँ तो बड़ी बड़ी क्रॉस लाइंस बनी हुई हैं, मानो किसी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से इस मून की पूरी सरफेस को खुरच डाला हो। दोस्तों, इन स्क्रैचेस के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये यूरोपा की सरफेस पर मौजूद क्रैक्स और फ्रैक्चर्स हैं और यूरोपा की सरफेस बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर यूरोपा की सरफेस पर ये इतने बड़े बड़े क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आए कैसे हैं? और इन फ्रैक्चर और क्रैक्स का कारण 3 चीजों को बताया जाता है। सबसे पहले है जुपिटर। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर के जैसा मैसिव प्लेनेट दूसरा नहीं है और हो सकता है ये साइज में इतना बड़ा होने की वजह से अपने छोटे से मून के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हो कि इसकी सरफेस के ऊपर ऐसी क्रैक्स बन जाती हो। और दूसरा कारण है टेक्टोनिक मूवमेंट। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि हमारी अर्थ की क्रस्ट अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है और हो सकता है कि यूरोपा की क्रस्ट भी अलग अलग फ्रोजन टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड हो और हमारी अर्थ की तरह ही वो भी अपने अंडरग्राउंड लिक्विड ओशन में सर्व करती हो। और इस मून के ऊपर जो ओपनिंग्स बनी हुई हैं, हो सकता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के दूर जाने की वजह से क्रिएट हो गई हो। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस थ्योरी को भी गलत बताते हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ क्रायो वोल्केनोज मौजूद हैं। दोस्तों, क्रायो वोल्केनोज ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कि पूरी तरह से ठंडे हो गए होते हैं और अपने अंदर से मैग्मा को छोड़कर बाकी सब रिलीज कर रहे होते हैं, जैसे गैसेस, लिक्विड वाटर, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन वगैरह। और यूरोपा के ऊपर अमोनिया, हाइड्रोकार्बन जैसी सभी चीजें मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरोपा की सरफेस पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है और अगर कोई सरफेस पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है तो इसके अंदर डायनामिक एक्टिविटीज की वजह से सरफेस के अंदर प्रेशर बनने लगता है और अगर इस प्रेशर को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है तो ये सरफेस को फाड़ना शुरू कर देता है और ये क्रायो वोल्केनिक इरप्शन के साथ बाहर आता है, जिसकी वजह से भी ये क्रैक्स और फ्रैक्चर्स बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज कॉमन है कि तीनों ही एक्सप्लेनेशन इस चीज पर बेस्ड है कि इस मून की सरफेस के नीचे वार्म अंडरग्राउंड ओशियंस मौजूद हैं। और इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। यह स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के ऑर्बिट में रहकर उसे एनालिसिस करेगा और यह पता करेगा कि वहां कोई एलियन लाइफ मौजूद है भी या नहीं। दोस्तों, ऑर्बिट में रहकर किसी भी प्लेनेट के अंडरग्राउंड कंडीशंस को समझ पाना एक समय में पूरी तरह से इम्पॉसिबल था, लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट नासा ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि ऑर्बिट में रहकर ही इस मून का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और अपने इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए नासा ने इसमें टोटल 9 इंस्ट्रूमेंट लगाए, जिसमें सबसे पहला है यूरोपा इमेजिंग सिस्टम और यूरोपा थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम, जहां यूरोपा इमेजिंग सिस्टम इस प्लेनेट की तस्वीर लेकर हमें भेजेगा। वहीं थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम ये चेक करके बताएगा कि यूरोपा की आइस के नीचे जो पानी मौजूद है वो सच में गर्म है भी या नहीं। इसके अलावा स्पेक्ट्रोमेट्री और कंपोजिशन एनालिसिस के लिए इसके अंदर यूरोपा यूवीएस और मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फिट किया गया है, जिसे इस सरफेस के यूनिक स्पॉट एनालिसिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसकी क्रस्ट के नीचे मौजूद ऑब्जेक्ट को अच्छे से इंटीग्रेट करने के लिए
इसमें एक डेडिकेटेड डिवाइस भी लगाई गई है जिसका पूरा नाम रेडार फॉर यूरोपा असेसमेंट रखा गया है, जिसका काम है आइस शेल को पेनिट्रेट करके उसके नीचे के डेटा को बाकी के इंस्ट्रूमेंट को देना। अब बचे बाकी के इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें स्पेक्ट्रोमीटर, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन और सरफेस डस्ट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। इनका काम है स्पेस डस्ट और गैसेस का केमिकल एनालिसिस करके इनकी रिपोर्ट धरती पर भेजना। साथ ही साथ यहां एलियंस की कंफर्मेशन करने के लिए इसमें एक मेटेलिक प्लेट भी लगाई गई है, जिनमें टोटल 103 साउंड वेव्स की पिक्चराइजेशन एन्क्रिप्टेड है। और ये 103 साउंड वेव असल में 103 अलग अलग लैंग्वेज में पानी का ट्रांसलेटेड प्रोनाउंसिएशन है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 अक्टूबर 2024 को इस स्पेसक्राफ्ट को यूरोपा के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया है। यूरोपा को हैबिटेबल प्लेनेट बताने का कारण कुछ और भी है, जिनमें सबसे पहला आता है एटमॉस्फेयर, जहां एक तरफ टाइटन और यूरोपा दोनों के पास एटमॉस्फेयर अच्छा खासा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी के चांद और मंगल ग्रह के पास ये एटमॉस्फेयर नहीं है। और अगर हम यहां जाना चाहते हैं तो हमें पहले एक एटमॉस्फेयर चाहिए होगा। इसके अलावा अगर हम एटमॉस्फेयर में भी इन दोनों ग्रहों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यूरोपा टाइटन से भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइटन के एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन गैस मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपा का एटमॉस्फेयर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का बना हुआ है, यानी कि हम यहां जाकर बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो टाइटन की अपनी खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहीं यूरोपा की एक अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसके अलावा यहां एक फैक्टर यह भी है कि यूरोपा पर जाने के लिए हमारी ट्रेवलिंग कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि दोस्तों यूरोपा हमारी पृथ्वी से 628 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहीं टाइटन की दूरी हमारी पृथ्वी से 1.2 बिलियन किलोमीटर है, यानी कि यूरोपा से भी डबल है। अब जितना टाइम हमें सैटर्न तक पहुंचने में लगेगा उतने में हमारा स्पेसक्राफ्ट यूरोपा पर जाकर वापस भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचेगा और खर्चा भी, यानी कि हर मामले में यूरोपा बाकी के सभी ग्रह से बेस्ट है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ अंडर वाटर लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यूरोपा की क्रस्ट के नीचे जो लिक्विड पानी मौजूद है वो गर्म है, जिसकी वजह से वहां पर भी ऐसी ही कंडीशन बन गई होंगी जैसे एक समय में हमारी पृथ्वी पर बनी थी। इसके अलावा जहां बाकी सारे हैबिटेबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर जहां सोलर रेडिएशन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, वहीं यूरोपा के ऊपर वार्म वाटर ओशियन की क्रस्ट के नीचे मौजूद है, जिसकी वजह से अगर यहाँ कोई कॉस्मिक रेडिएशन पहुंचती भी है तो यहाँ रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यही सब रीजन है कि यूरोपा के ऊपर नासा ने अपना मिशन लॉन्च किया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक नासा का केपलर स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के ऑर्बिट तक पहुंचकर हमें इस मून के बारे में सब कुछ बता देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या किसी ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।